सेवेंथ में अपने को बोला गया x-2 इनटू में है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू में है फ्रैक्शनल पार्ट x -1। तो मैंने कहा था इसका नॉर्मली जो तरीका अपने अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, x को कन्वर्ट कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, -2 तो पहले से ही है, इनटू में है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x -1। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्केयर आ जाएगा, प्लस में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू में फ्रैक्शनल पार्ट x -2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x -1। अब ध्यान देना जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक तो ये वाला नंबर बॉक्स x का स्केयर -2 इंटू बॉक्स x, ये -1 उधर जाएगा तो +1। सोच के देखो इन तीनों को अगर एक तरफ करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 माइनस बॉक्स ऑफ x का होल स्केयर। सोच के देखो ये आ जाएगा इक्वल टू ये बॉक्स ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, जो ग्रीन लाइन से कर रहा हूं, बॉक्स ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x और ये फ्रैक्शनल पार्ट x। अगर इन दोनों को एक तरफ करोगे तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x और साथ में आ जाएगा 1 माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, 1 माइनस बॉक्स ऑफ x से 1 माइनस बॉक्स ऑफ x कैंसिल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कैंसिल करने की बजाय हम पहले केस भी बनाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि 1 माइनस बॉक्स ऑफ x 0 आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास क्या आएगा, बॉक्स ऑफ x या तो 1 आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी, कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद 1 माइनस बॉक्स ऑफ x आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट x, बॉक्स ऑफ x को इधर ले आओ तो ये बन गया 1 इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। इन दोनों का एडिशन हमें क्या देता है, x देता है, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अगर बॉक्स ऑफ x 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 से 2 आएगी, ये तो हम करना जानती हैं। तो दोनों केसेस से हमारे पास आंसर आ गया। एंड में इन दोनों का क्या लेना होगा, अपने को यूनियन लेना होगा, दोनों को जोड़कर अपना आंसर लिखेंगे, कितना आ जाएगा नेट आंसर 1 से लेकर 2। ये हमारा सेवेंथ का आंसर है। फोर्थ में हमें बोला गया था कि fx को डिफाइन करने का तरीका क्या है। fx को डिफाइन किया गया इस तरीके से कि इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगी और या फिर आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x +1, और ये बात डिपेंड करेगी फ्रैक्शनल पार्ट x पर, कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो हमारे पास 0 से 0.5 है तो पहले वाला केस, और अगर हमारे पास 0.5 से 1 के बीच में है तो सेकंड वाला केस। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि देखो फ्रैक्शनल पार्ट x जब 0 होगा उस केस को थोड़ा सा अलग करके देख लेते हैं। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 0 हुआ मान लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है तो x क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा x। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 0.5 और 0 के बीच में है तब क्या वैल्यू आएगी उसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगी। और तीसरा पार्ट ले लेते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 और 0.5 के बीच में है, अब इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x +1। ये हमने 3 केस तोड़ लिए। अब हम एक काम करते हैं, f ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा। f ऑफ माइनस एक्स का मतलब होगा जहां जहां x दिखे वहां -x पुट करते जाओ, तो x की जगह -x आ जाएगा। जहां x का बॉक्स है वहां -x का बॉक्स, यहां पर भी क्या आएगा, -x का बॉक्स +1। यहां पर भी x की जगह हर जगह क्या आ जाएगा, -x इक्वल टू 0। -x का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 और 0 के बीच में, और -x का फ्रैक्शनल पार्ट 1 और 0.5 के बीच में। ये केसेस तोड़ लिए हमने। अब हम चाहते हैं कि fx और f ऑफ -x इनमें रिलेशन फाइंड करना, तो मेरी कोशिश ये है कि जहां जहां माइनस आ रहा है, -x अंदर आ रहा है, उसको किसी प्रकार में x बना सकूं। तो उसके लिए जो मैं प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा वो होंगी कि जैसा कि हम जानते हैं -x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो मैंने क्या लिखवाया था, क्या आएगा, या थोड़ा जो एक्चुअली मैंने लिखवाया था वो ये लिखवाया था कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इन दोनों का जो सम होगा वो या तो 0 होगा अगर x इंटीजर है, या फिर -1 होगा अगर x इंटीजर नहीं है। और फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x, इसकी वैल्यू मैंने लिखवाई थी 1 अगर x इंटीजर है और 0 अगर x इंटीजर नहीं है। सॉरी, ऊपर आएगा जब x, ऊपर आएगा 0 जब x इंटीजर है। इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर तो देखो जो मैं दिखा रहा हूं, देखो
जब फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है, कब होगा? जब x इंटीजर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x कब 0 होगा? जब x इंटीजर होगा। तो ये दोनों कंडीशन जो मैंने सर्कल करी है वो सेम कंडीशन है। इतनी बात समझते हो? अगर यहां पर वैल्यू x मिल रही है तो यहां पर वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस x। तो सिर्फ अगर पहले पार्ट की बात करें, जो पहली कंडीशन आ रही है, उसमें f ऑफ माइनस एक्स जो है वो fx का नेगेटिव आ रहा है। यही हमें प्रूव करना है, क्योंकि सवाल में जो प्रूव करने को बोला गया कि fx इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, यही बोला गया। ठीक है, तो वो हमने देख लिया कि आ रहा है इसमें। तो अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में हम माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, तो एक्स इंटीजर तो नहीं होगा। अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो मैं इसकी वैल्यू क्या बोल दूंगा? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आ जाएगी। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर एक्स इंटीजर नहीं है? तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लेस देन 0.5। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की अगर यहां से वैल्यू निकाली जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी? 1 से लेकर 0.5। तो ये कंडीशन लिख दी हमने कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1 से लेकर 0.5 के बीच में है तो उसकी वैल्यू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगी। चेक करो दोबारा। अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, यहां पर देखो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहां से कहां तक था? 0.5 से लेकर 1। यहां पर भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहां से कहां तक है? 0.5 से लेकर 1। यहां पर वैल्यू आई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1। यहां पर वैल्यू आई है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 का नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये वाला हिस्सा भी नेगेटिव आ गया, जो हमें यहां पर सवाल की कंडीशन है, प्रूव करना है। और तीसरा केस अपने पास क्या होगा कि इसकी अगर बात करें, यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? तीसरा केस, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना होगा? दोबारा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और साथ में +1 है। देखो यहां पर इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। ये कंडीशन कब आ रही है? जब ये कंडीशन काम कर रही है, माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से 1। माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? दोबारा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, 1 और 0.5 के बीच में। यहां से अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जानी चाहिए? 0.5 और 0 के बीच में। तो यहां पर देखो क्या बचा? माइनस का बॉक्स एक्स, ये बचा माइनस का बॉक्स एक्स। यहां पर क्या बचा था? बॉक्स ऑफ एक्स। सेम कंडीशन पर तो दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, हमारा काम हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, गंद भी थोड़ा ज्यादा मचा हुआ है, कोई बात नहीं, बता दो अगर नहीं समझ में आया। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन उस टाइप का है कि तुम्हें थोड़ा सा अपना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा करके देखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। देखो हमें क्या था? एफ एक्स दिया हुआ था। एफ एक्स दो हिस्सों में काम कर रहा था। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जब 0 से 0.5 है और जब 0.5 से 1 के बीच में है। ठीक है, उसकी अलग अलग कंडीशन थी। सवाल ये कह रहा था कि प्रूव करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। हमें ये प्रूव करना था। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने एफ एक्स से क्या निकाल लिया? एफ ऑफ माइनस एक्स। और दूसरा काम मैंने क्या किया, यहां पर जब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 के बराबर होगा उस केस को अलग ले लिया, 0 से 0.5 वाले केस को अलग लिए, और फिर 0.5 से 1 वाले केस को अलग लिए। तीन केस अलग अलग तोड़ लिए, उनके अकॉर्डिंग काम कर लिया। अब मैंने एक्स की को रिप्लेस करा, यहां पर देखो माइनस एक्स से। जहां जहां एक्स दिख रहा था उसको रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। तो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह माइनस एक्स, जहां एक्स का बॉक्स था वहां आ गया माइनस एक्स का बॉक्स, माइनस एक्स का बॉक्स +1। यहां पर जो कंडीशंस हैं वहां पर भी क्या होगा? हर जगह एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का एक्स, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 से 0.5, सब जगह माइनस डाल दिया। अब हम कोशिश ये चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, उनमें एक तो रिलेशन बताना चाहते हैं। एक एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों में रिलेशन बताना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने तुम्हें ये दो रिजल्ट कल लिखवाए थे, है ना, याद होंगे तुम्हें। तो कि अगर एक्स इंटीजर हो तो उनका सम ये आता है, ना हो तो ये आता है, उस तरीके से काम। तो वो सब फॉर्मूले लगाकर हमने कन्वर्ट कर लिए। क्योंकि मैंने देखा अगर माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 0.5 हो, भले ही 0.5 से 1 हो, तो वो इंटीजर नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0
इंटीजर पर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 नहीं है तो मतलब x इंटीजर नहीं है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इफ x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है इसका मतलब x इंटीजर होगा। अगर x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है इसका मतलब x इंटीजर नहीं होगा। तो अगर 0 से 0.5 आ रहा है या 0.5 से 1 आ रहा है तो वो इंटीजर तो है नहीं। तो इंटीजर नहीं है तो बॉक्स x माइनस x का बॉक्स, दोनों की वैल्यू का सम कितना लेंगे, -1। फ्रैक्शनल पार्ट x और माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों का सम भी कितना लेंगे, 1। तो वहां से मैंने क्या किया, -x के बॉक्स की वैल्यू और -x के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। कहां पर, f ऑफ -x में। वो जब मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो मैंने देखा कि जो fx था, जैसे यहां पर ऊपर देखो x आ रहा है तो यहां पर -x आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x +1 है तो यहां पर आ गया -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। सेकंड में यहां पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो यहां पर कितना बचा, माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हर जगह बस माइनस से मल्टीप्लाई होता चला। ये हमने यहां पर प्रूव किया। तो f ऑफ x इक्वल टू माइनस का f ऑफ -x होगा, ये प्रूव हो गया हमारा। अभी भी बोलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे अपने। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है वो, मैं भी मानता हूं। तो फिफ्थ में हमें बोला गया था सोल्व करो x² -4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ये x² -4 इक्वल टू ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं अपने। तो यहां पर भी हम वो काम कर सकते हैं कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x में तोड़ लो, लेकिन यहां पर इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम ग्राफ की मदद ले लें। तो हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। तो एक तो हम ग्राफ बनाएंगे x² -4 का, y इक्वल टू x² -4 का। दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। फिर हम चेक करेंगे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे y इक्वल टू x² -4, ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैराबोला, कुछ इस टाइप का पैराबोला है ना, ये तुम जानते हो। यहां पर अगर पॉइंट की बात करें, ये 0 कब होगा, 2 पर, तो 2,0। ये कहां पर होगा, -2,0। और ये पॉइंट आएगा अपने पास 0, -4। यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं -1 होगा। अब जो हमारे पास दूसरा है, क्या y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बॉक्स ऑफ x, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच में हमें पता है ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 पर ओपन आएगा, फिर 1 पर यहाँ पर वैल्यू आएगी, 2 तक कितनी वैल्यू लेता रहेगा, 0 वैल्यू लेता रहेगा, 1 वैल्यू लेता रहेगा, फिर जंप मार के ऊपर जाएगा, फिर ये आ गया। तो हमें दिखा कि हमारा जो ग्राफ है वो एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। अगर पीछे की तरफ बनाएंगे तो -1 पर वैल्यू -1, 0 पर आते आते वैल्यू 0 हो जाएगी। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, ऐसा ग्राफ। तो हमें दिख रहा है एक तो हमारा ग्राफ 2 और 3 के बीच में जाकर कट कर रहा है। तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन जो आएगा वो 2 से लेकर 3 के बीच में आएगा। तो x को मान लेते हैं 2 से 3। तो क्या होगा, इक्वेशन बनेगी x² -4। अगर नंबर 2 से 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आएगा, 2 आएगा, इक्वल टू 0। x² की वैल्यू आ गई 6। यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, √6 और -√6। लेकिन सिर्फ वो वैल्यू काम की होगी जो 2 से 3 के बीच में है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है हमने। तो -√6 तो आएगा नहीं 2 से 3 के बीच में, सिर्फ कौन आएगा, √6। तो एक तो ये वैल्यू काम की आई। अच्छा, दूसरा मुझे दिख रहा है कि -1 के बाद आएगी वैल्यू। तो मैं अब x को कितना ले लेता हूँ, -1 और -2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि वहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। क्योंकि जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो वो आ रहा है -1 के बाद और -2 से पहले यहां पर। तो अब देखो क्या होगा, क्वाड्रेटिक x² -4। अगर x -2 से -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 होगी। तो ये लिख दिया, इक्वल टू 0। x² की वैल्यू आ गई 2। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, या तो √2 आएगा या -√2 आएगा। दोबारा हम सिर्फ वो वैल्यू लेंगे, जो -2 से -1 के बीच में है। तो √2 तो 1.4 होता है, पॉजिटिव चला गया, किसी काम का नहीं है। -√2 होगा माइनस का 1.414, वो इस इंटरवल में आ रहा है तो काम का होगा। तो यहां से मुझे पता चला x की दो काम की वैल्यू आ रही है, √6 और -√2, और ये अपना आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ज्योतिरादित्य ने कहा है 3 पर ओपन क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अगर 3 में ले लेता तो 3 से भी करके देख लेते हैं। जैसे देख, मान ले मैं x को लूं अब 3 से 4, क्योंकि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करते हैं तो इंटरवल इसी तरीके से लेते हैं, क्योंकि अगर मैं क्लोज 2 से क्लोज 3 लूंगा तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करते वक्त इंटरवल लेने का तरीका यही होता है कि क्लोज 2 से ओपन 3 या क्लोज 3 से ओपन 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इस इंटरवल में कितनी आएगी, 3 आएगी, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू आई 7, सॉरी 7 आई, एक्स की दो वैल्यू आएंगी √7 और -√7। √7 कितना होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.8 मान लो, 7 मान लो, तो 2.7 या 2.8 जितना भी होगा, तो 3 से 4 के बीच में तो नहीं आएगा, तो रिजेक्ट हो गया। माइनस वाले का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर मैं 3 से 4 वाला इंटरवल ले भी लूं तब भी मुझे कोई आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस इंटरवल में वो लाई नहीं करेंगे। तो हमें दिख रहा है सिर्फ ये दो ही वैल्यू आ सकती हैं, √6 और -√2। बताओ भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो, या कोई स्टेप। 11वां था, एक्स एक्सिस पे 0.2,0 और -2,0 कैसे लिया, क्योंकि मैंने क्या किया, अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो एक्स स्क्वायर -4 को 0 कर दिया। एक्स स्क्वायर -4 0 होगा तो एक्स की वैल्यू या तो 2 आएगी या -2 आएगी, वहां से पता चला अपने को। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को 0 करके। दीपिका कह रही है 8th क्वेश्चन का आंसर, मतलब मैच नहीं कर रहा। हमें एफ एक्स दिया हुआ है 1/log ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन के लिए इतना जरूरी है कि नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, एक तो। दूसरी बात, अब लोग आ रहे हैं तो लोग भी तो अपनी कंडीशन काम करवाएगा। लोग कहेगा कि जो इसके अंदर नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों काम करने पड़ेंगे अपने को। ओके, आ गया सर, आ गया, ठीक है। और बताओ भाई, किसी को है तो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गए, और बचा भी है तो अब व्हाट्सएप के थ्रू हो जाएगा या कॉल के थ्रू। ठीक है, और अब कल मैंने पढ़ाया था तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन, इनके बारे में बात की थी, कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं, ये सब बातें। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर जो लास्ट टाइप है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी बात करेंगे अपने। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन लिखता चलूंगा, तुम जल्दी से आंसर बताते चलो। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, सोल्व log x -1 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू बताओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। या एक काम करो, थोड़ा सा चेंज कर लो, एक मिनट रुको, लिख तो रही नहीं हो तुम। इसको लिख लो log x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। निहारिका ने लिखा है सर HW क्वेश्चन, मतलब अच्छा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, चलो क्या था। एक मिनट रुको, मैंने फोटो तो ली थी, एक मिनट रुको। चलो होमवर्क वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क वाले में था 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये था ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 3x वाले को क्या लिख लेंगे, 3 बॉक्स ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस बॉक्स ऑफ x। सबको एक तरफ करो, 3 बॉक्स x 4 बॉक्स x 5 बॉक्स x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 2 फ्रैक्शनल पार्ट x। यहां से फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 बॉक्स ऑफ x अपॉन 2। फ्रैक्शनल पार्ट x यानी ये जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 0 माइनस का 5 बॉक्स ऑफ x लेस देन 2, -5 से हर जगह डिवाइड करवा दो तो -2/5 से बड़ा आ जाएगा और 0 से इक्वल या उससे छोटा।
अब बॉक्स ऑफ एक्स है तो इंटीजर, हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू 0 से लेकर -0.4 के बीच में होनी चाहिए। तो 0 से लेकर -0.4 के बीच में इकलौता इंटीजर 0 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को 0 ही होना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को भी कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। कहां से, यहां से। दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0। ये आंसर है। किसी को डाउट हो? आंसर आ गया होगा सबका इसका तो। चलो डिस्कस करते हैं कैसे होगा। अगर तुम्हें कल ध्यान हो तो मैंने लोग की इनइक्वालिटी के जो कंडीशंस लिखवाई थी, जो प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले कह लो जो लिखवाए थे, तो मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था कि कभी भी अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि लोग एक्स टू द बेस ए वाई के से बड़ा है, तो लोग हटाते वक्त क्या हो जाता है, एक तरफ तो एक्स आ जाता है, एक तरफ आ जाता है ए की पावर वाई। अब इनमें से बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, ये बात डिपेंड होती है किस पर करती है, कि बेस 1 से छोटा या बड़ा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बेस जो है वो एक्स है। हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं कि बेस 1 से बड़ा है या छोटा है, तो हमें यहां पर केसेस में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो केस लेकर काम करना पड़ेगा। तो केस 1 हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं कि जो बेस है एक्स वो 1 से बड़ा है, पहले तो ये लेकर चलेंगे। अब बेस अगर 1 से बड़ा है तो मैं इनइक्वालिटी लोग हटा सकता हूं। लोग हटाऊंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो लोग हटाने पर एक तरफ तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरी जगह एक्स की पावर 0 यानी 1। अब बेस मैंने 1 से बड़ा माना है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा ही अब आएगा। तो यहां से मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर बनाऊंगा तो एक्स प्लस रूट 2, एक्स माइनस रूट 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर वेवी कर्व का यूज किया जाए तो ये आ जाएगा -√2, सॉरी, यहां पर आ जाएगा माइनस का √2, यहां पर होगा प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव वाला, तो वो -√2 से √2 आएगा। तो हमारे पास दो कंडीशन निकल कर आई। मैं इसको सिंपल लिख देता हूं उस तरीके से। यहां से हमारे पास निकल कर आया एक्स बिलोंग करेगा -√2 से लेकर √2। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तभी काम कर रही है ना जब ऊपर वाली कंडीशन काम करेगी, एक्स ग्रेटर देन 1 वाली। तो मुझे इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, क्या बनेगा अपने पास। तो पहले नंबर लाइन पर प्लॉट करो, यहां पर -√2 होगा कहीं पर, यहां पर 1 होगा और यहां कहीं √2 होगा। तो पहली कंडीशन तो क्या कह रही है कि बेस जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स को ले लिया 1 से बड़ा इस तरफ। जो दूसरी कंडीशन हमने सोल्व करी है वो कह रही है कि वैल्यू होनी चाहिए इसकी -√2 से लेकर √2, मतलब कुछ इस टाइप का ये आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों के नीचे आ रहा है, ये वाला हिस्सा। तो यहां से हम बता पाएंगे कि एक्स की वैल्यू जो एक्चुअली काम की होगी वो होगी 1 से लेकर √2, 1 पर ओपन √2 पर क्लोज्ड। ये तो सिर्फ हुआ केस 1, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमें केस 2 पर भी ध्यान देना पड़ेगा। केस 2 क्या होगा कि अब बेस 1 से छोटा हो जाए। अब बेस 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा ना, ये तो बताया था, वो तो जरूरी है। ये ले लिया हमने। अब दोबारा जब लोग हटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दूसरी तरफ आएगा एक्स की पावर 0 यानी 1। लेकिन अब क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है। तो यहां से दोबारा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -∞ से लेकर -√2 यूनियन √2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आ जाएगी। लेकिन ये जो डब्बे में जो बना रहा हूं ये कंडीशन सिर्फ तब आ पाई है जब हमारे पास x 0 से 1 के बीच में। तो इन दोनों का आपस में क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, जैसे ऊपर वाले का लिए। तो नंबर कौन कौन से इन्वॉल्व है, 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, √2 आ रहे हैं, और कौन सा आ रहा है, -√2। सबको प्लॉट कर लिया। पहली कंडीशन तो कह रही है कि x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, वो बना लो। देखो अगर डायरेक्ट इंटरसेक्शन निकालना आता है वो भी निकाल सकते हो, नहीं आए तो फिगर बनाकर थोड़ा विजुलाइज अच्छा हो जाता है, बाकी इच्छा तुम्हारी है। सेकंड कंडीशन कह रही है कि -√2 से छोटा या √2 से बड़ा। अब तुम्हें ये सोचना है कि ग्रीन वाला और ब्लू वाला दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो x क्या आएगा, 5। मतलब सेकंड पार्ट से कुछ नहीं मिला। तो अब ये मत बोलना कि सर सेकंड पार्ट फिर करवाया क्यों है, क्योंकि कुछ नहीं मिला वो हमें करने के बाद पता चला, पहले नहीं पता था ना। तो पेपर में आएगा तो हमें दोनों करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि दोनों पॉसिबल जो होंगे उनसे क्या आएगा। अब केस 1 आ गया, केस 2 आ गया, दोनों का आपस में क्या ले लेंगे, यूनियन। तो यूनियन लेंगे तो सेकंड से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट वाले से मिलेगा 1 से लेकर √2।
सॉरी, चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो डोमेन में हम क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं। तो बाहर सबसे पहले क्या दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं। तो लोग के अंदर जो नंबर है उसके ऊपर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये नंबर 5 - 4x - x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि लोग उसको अलाउ नहीं करेगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, x² + 4x - 5, इनइक्वालिटी रिवर्स। फैक्टर्स बनाएंगे तो x+5 इंटू x-1 लेस देन 0। वेवी कर्व का यूज करते, x+5 0 होगा -5 पर, x-1 0 होगा 1 पर, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट। तो डोमेन कितना आ जाएगा, -5 से 1। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं x की, डोमेन आ गया। तो वो ये बस लोग की प्रॉपर्टीज यूज करी हैं अपनों ने। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। अंदर से बाहर की मतलब सबसे पहले हमें ये क्वाड्रेटिक दिख रही है, मैं कोशिश करूंगा इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने की। तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो एक काम करते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां पर x² +4x - 5। जैसा कि मैंने कल बोला था ये सिंपल ब्रैकेट है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मत मान लेना जब तक कि ना बोला जाए। माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा माइनस का 9। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 9 - x+2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये नंबर तुम बता सकते हो कहां से कहां तक जाएगा। x+2 का जो स्क्वायर है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो 9 में से 0 गया 9, ये आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, x+2 का स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फानाइट। तो 9 माइनस इन्फानाइट कितना जाएगा, माइनस इन्फानाइट। ठीक है, यहां पर हम लगा लेंगे सिंपल लेस देन का साइन। तो मुझे पता चला कि ये जो क्वाड्रेटिक हमने लिखी हुई है 5 - 4x - x², उसकी वैल्यू -∞ से 9 के बीच में है। लेकिन सारी वैल्यू लेकर हम करेंगे क्या, हमें कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव आई, क्योंकि नंबर लोग के अंदर डलने वाला है। तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यू कहां से कहां तक ले लूंगा, 0 से लेकर 9 के बीच में। ठीक है, अब इस नंबर का क्या करना है, लोग लेने हैं, जो क्वाड्रेटिक है तो दोनों तरफ लोग ले लो। तो लोग -5 - 4x - x², ये कहां से कहां तक आएगा, लोग 9। इस तरफ लोग ले लिया, यहां पर क्या होगा, लोग 0। लोग 0 बताया था कितना होता है, -∞, याद करो, क्योंकि हमने ग्राफ बनाया था लोग x का कुछ इस तरीके से। तो अगर तुम x को 0 पुट करोगे, y एक्सिस पर पॉइंट ले लाने की कोशिश करोगे, तो ग्राफ नीचे जाता जाएगा, y की वैल्यू -∞ आनी चालू हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो -∞ से लोग 9, मतलब जो रेंज है वो आ जाएगी अपने पास -∞ से लेकर लोग 9। अब बेस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे, और यहां पर मैंने मानकर चला है कि बेस 1 से बड़ा ही है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ ना बोला हो तो कभी कभी हम बेस 10 ले लेते हैं, या स्टैंडर्ड जो चलता है ई चलता है। वो डिपेंड करता है मेंस का पेपर है एडवांस का है एक तरह से, या सवाल में किस तरीके से वो काम करवा रहे हैं। चलो आंसर तो आने चालू हो गए, अपने डिस्कस करते हैं, जो दिक्कत होगी या नहीं होगी वो देख लेना। तो एफ एक्स क्या है, रूट है। रूट के अंदर जो भी नंबर चाहिए वो हमें हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मैं बोलूंगा 1 - 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर -x -7। ये जो नंबर है ये मैं चाहूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। 0 के इक्वल भी हो सकता है, रूट के अंदर 0 आ गया कोई इशू नहीं है। साथ के साथ इसके साथ मैं एक कंडीशन और चाहूंगा कि जो नीचे वाला नंबर है मेरा 7 की पावर -x -7, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो उससे हमें दिक्कत है, 1/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब 7 की पावर -x 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, पावर मैच करो, -x 1 नहीं होना चाहिए, यानी x -1 के बराबर नहीं आ सकता। तो वो तो सिंपल वाली कंडीशन से ही आ गया। फंक्शन का काम अपना निपट चुका है, यहाँ पर बस इतना काम कर रहे हैं। अब हमें इनइक्वालिटी सोल्व करनी आनी चाहिए, जो वो वेवी कर्व वगैरह, ठीक है, जो तुम लेक्चर देख चुके हो। तो एक काम करते हैं, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर x -1, नीचे आएगा 7 की पावर -x -7। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब तुम्हें ये देखना है, ये स्टैंडर्ड वैसा नहीं है जैसा पॉलिनोमियल में होता है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आ रहा है हमारे पास। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि 5 की पावर x -1 ये 0 कब होगा। 5 की क्या पावर रखें कि 5 की पावर x -1 0 आ जाए, कितनी पावर रखनी पड़ेगी, 0। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आती है।
5 की पावर 0 1 -1 0। डिनोमिनेटर को 0 करने के लिए x की पावर क्या होनी चाहिए? -1, सॉरी, हाँ -1, क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो 7 की पावर 1 7 -7 0 आ जाएगा। अब तुम्हें ये देखना है कि अगर मैं 0 से बड़ा नंबर रखूं, उदाहरण के तौर पर रख के देख लो, जैसे मान लो मैंने रख लिया x की वैल्यू 2 रख दी, सपोज करो मैंने अगर x की वैल्यू 2 रखी तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 5 का स्क्वायर -1 अपॉन 7 की पावर -2 -7, ये आएगा 24 अपॉन 1 अपॉन 49 -7। सोच के देखो क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो मिली माइनस। फिर यहां पर क्या आएगा? प्लस, यहां पर आएगा माइनस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए? नेगेटिव वाला, तो ये वाला पोर्शन चाहिए होगा। एक मिनट रुको, हमें चाहिए होगा ये वाला पोर्शन, नेगेटिव वाला, नीचे वाला ये वाला। तो x की वैल्यू मेरे लिए क्या क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी से -1। -1 पर मैं ओपन लगाऊंगा क्योंकि -1 हमें नहीं चाहिए, यहां से हम लेकर आए हैं कंडीशन यूनियन, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब मैं सोचूंगा 0 से दिक्कत है या नहीं है। अगर x को 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो 0 से कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 पर क्लोज्ड। ये हमारा आंसर होगा, डोमेन। उम्मीद करता हूं समझ में आया क्या किए कैसे किए। ठीक है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज याद है तो बस वो हो जाता रहेगा। अब कल एक सवाल भी किया था तुमने, डीपीपी में भी करा भी है और डाउट भी नहीं पूछा इतना। तो जैसे कल एक सवाल दिया था कि लोग फ्रैक्शनल पार्ट एक्स या लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इनके डोमेन रेंज फाइंड करो, तो वही करना है। अब दो दो तीन तीन फंक्शन जोड़ कर देता रहेगा बस हमें। तो इसका एक आखिरी क्वेश्चन बाद में, कंबाइंड क्वेश्चंस तो अपने करेंगे ही। तो जो आखिरी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस पे वो ये है, फाइंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x। ये इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? ध्यान देना, x की वैल्यू निकालने से हमें मतलब नहीं है, एक्चुअली हम निकाल भी नहीं पाएंगे। बस तुम्हें बताना है कितनी x होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ये कल नेक्स्ट जो क्लास आएगी थर्सडे को, उसमें डिस्कस करेंगे। चलो, तो हम एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक कर चुके हैं। अब ब्रॉडली जो हमारे पास लास्ट टाइप का फंक्शन जो आता है, जो हम होते तो बहुत सारे हैं और भी, लेकिन जिनको हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं वो है उसमें लास्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिन्होंने कोचिंग पहले ली है नहीं ली, सब नहीं पढ़ा होगा। 11th में चैप्टर आते हैं तुम्हारे पास, दो चैप्टर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुम जानते हो हमारे पास काफी सारे होते हैं, 6 होते हैं। पहला क्या आता है? y इक्वल टू साइन एक्स। तो एक एक करके संक्षेप में इनके बारे में बात कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, ये तुम जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो सब बातें। एक बात और सुन लो बच्चों, जितना अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर काम आएगा मैं साथ साथ बताता चलूंगा अगर तुम्हें नहीं पता होगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर पर तरीके से, तब वहां पर पूरी डिटेल में काम की जाती है, कैसे कैसे रेंज निकालते हैं, कैसे मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे जितना काम का है। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर अपना वही है, तो उसकी चिंता मत करना। तो y इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो तुम जानते हो इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा? एक वेव सी बनती है इस टाइप की। ये हमारे पास ग्राफ होता है साइन एक्स का। ये एंगल 0, यहां पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहां पर क्या होगा? माइनस का पाई, यहां माइनस का 2 पाई। ठीक है, अगर इसके डोमेन के बारे में बात करें हम कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, तुम किसी भी एंगल का साइन एक्स निकाल सकते हो, तो इसका डोमेन आता है आर। अगर हम रेंज की बात करें तो साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है कहां से कहां तक आती है, -1 से 1, तो ये इसकी रेंज है। पीरियडिक फंक्शन होता है, तो मैं लिख देता हूं पीरियड, हालांकि हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे पीरियड क्या है, लेकिन अगर पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड होता है 2 पाई, जिसका मतलब तुम जानते हो पीरियड 2 पाई मतलब 2 पाई के इंटरवल के बाद बाद ये अपने आप की वैल्यू बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने।
इसके बाद अगला फंक्शन देखते हैं क्या है। सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आता है वो आता है y इक्वल टू कोसेक्स। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा? ये भी एक वेव बनती है, बिल्कुल साइन एक्स की तरह होती है, उतनी बड़ी उतनी छोटी, सेम बिहेवियर शो करती है। बस फर्क ये होता है, जैसा कि तुम फिजिक्स में पढ़ते भी हो, कि ये पाई बाय टू शिफ्टेड होती है। पढ़ते हो ना इनके पता नहीं क्या बोलते हो फिजिक्स में, एम्पलीट्यूड पता नहीं क्या बोलते हो उनमें, पाई बाय टू का डिफरेंस होता है इनके फेज में, सॉरी। तो वो वाली बात। तो हाँ, याद आ गया मुझे। तो ऐसा सा ग्राफ बनता है। यहाँ पर एंगल कितना आता है? पाई बाय टू। यहाँ पर 3 पाई बाय 2। यहाँ -पाई बाय 2 चलता रहता है। वो तुम डिटेल में पढ़ोगी, फिलहाल बस अपने ग्राफ बनाकर छोड़ रहे हैं। अगर इसके डोमेन की बात करें तो दोबारा कोसेक्स का जो डोमेन है वो आर आता है। रेंज की बात करें तो वही साइन एक्स की तरह इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। और अगर इसके पीरियड की बात करें तो इसका भी पीरियड साइन एक्स की तरह 2 पाई होता है। ठीक है, बस ग्राफ शिफ्टेड होता है और प्रॉपर्टीज तो तुम जानती हो। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है y इक्वल टू 10x। अच्छा, वो भी सबको पता ही है ना, याद हो गई। और मैं मतलब नहीं तो करेंगे कि कहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी बातें भी। तो अगर 10x के ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस होती हैं, अपने पास डॉटेड लाइंस बनाते हैं। ये डॉटेड लाइंस असल में किसका काम करती हैं? एसिम्पटोट्स का। तो इसका ग्राफ देखने में कुछ कुछ ऐसा होता है। -इन्फिनिटी से चालू होता है, जीरो से पास करता है और फिर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। फिर दोबारा -इन्फिनिटी से चालू करता है, फिर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ये चीज बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती है, आगे इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। ठीक है, वो भी तुम्हें पता है, एंड इसका कुछ होता नहीं। अगर इसके डोमेन के बारे में बात करें, 10x का डोमेन आर नहीं होता, इसमें हमें कुछ एंगल छोड़ने पड़ते हैं। जैसे 10x अगर तुम्हें याद हो, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इन पर नोट डिफाइंड होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे r-2n+1 पाई बाय 2, जहां पर n क्या होगा? इंटीजर। तो बाकी कुछ भी 10x में पुट कर सकते हो, ओड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते, बस किसका? पाई बाय 2 का। अगर रेंज की बात करें, रेंज तुम्हें दिख ही रही है। हमारा जो 10x है, जो ग्राफ है, वो -इन्फिनिटी से चालू होकर, बॉटम से चालू होकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसकी रेंज आर आती है। और अगर इसके पीरियड की बात की जाए, कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? पाई इंटरवल के बाद। तो पीरियड इसका आता है पाई। अनलाइक साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो तुम देख भी सकते हो, ये वैल्यू -पाई बाय 2 होती है, ये वाली वैल्यू पाई बाय 2, फिर ये 3 पाई बाय 2। तो पाई पाई के बाद रिपीट करता जाएगा। इसी का जो रेसिप्रोकल अपने पास नेक्स्ट आता है, y इक्वल टू कोटेक्स। इसका ग्राफ भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है बस। यहां पर भी हमें डॉटेड लाइंस बनानी पड़ती हैं कुछ कुछ। कोई बता सकता है ये एंगल कितने होते हैं? यहाँ पर एंगल कितना होता है? 2 पाई। यहाँ पर एंगल माइनस का पाई। तो कोटेक्स कैसा बिहेवियर शो करता है? कोटेक्स जीरो पर तो चालू होता है इन्फिनिटी से। ठीक है, यहां से चालू होगा, बीच में एक टाइम आएगा पाई बाय 2 तक आते आते जीरो हो चुका होगा, और फिर पाई तक पहुंचते पहुंचते -इन्फिनिटी। तो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है अपना। ऐसे ही फिर यहाँ पर ये आएगा, और फिर यहाँ पर ये आएगा। ठीक है,
इस तरीके से शो करता रहेगा अपना। तुम यहाँ पर देख भी सकते हो कितने के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता जा रहा है। तो अगर इसके भी डोमेन के बारे में बात करें तो तुम जानते हो इसका डोमेन क्या होगा, आर माइनस एन पाई, जहां एन क्या इंटीजर। इसमें पाई का मल्टीपल नहीं पुट कर सकते, क्योंकि तुम चेक कर ही सकते हो कि 0 पाई 2 पाई पर इनकी जो वैल्यू है कोटेक्स की, वो या तो इन्फिनिटी जा रही है माइनस इन्फिनिटी, तो वो काम के नहीं होंगे। अगर रेंज की बात करें तो 10x की तरह इसकी रेंज भी कितनी आती है, आर। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, तो पीरियड पाई। ये हुआ हमारे पास फोर्थ कोटेक्स। इसके बाद जो पांचवा फंक्शन है अपने पास वो है y इक्वल टू सीकेंट एक्स, जो कोसेक्स का रेसिप्रोकल है। इसमें हम जानते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जानती होगी कैसा बनेगा, भाई बताओ। बाकी बता भी नहीं सकते तो। और कटोरे से बनते हैं, याद हो तो। कटोरे कैसे, अगर सीकेंट एक्स की बात करें तो 0 पर कितनी वैल्यू आएगी, याद बताओ भाई, रिप्लाई करो, जगे हुए हो ना। सीकेंट एक्स की 0 पर कितनी वैल्यू आती है, सीकेंट एक्स की 0 पर वैल्यू आती है 1, क्योंकि कोसेक्स 0 पर 1 होता है। तो होता क्या है, इसका ग्राफ कुछ कुछ हमें देखने में ऐसा सा मिलता है। ये कटोरा सा बनता है, यहां पर वैल्यू 1 लेते हैं, तो पाई/2 जब तक पहुंचने वाला होगा ये, तो पाई/2 तक पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। हाँ बिल्कुल सही है, किसी ने बोला है, किसी ने, रितिका ने, हाँ बिल्कुल सही बोला है कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट कोसेक्स की मिरर इमेज ले लो तो वो आ जाएगा। सही बोला है रितिका ने। रितिका कह रही है हाँ सही बोला सर मैंने। गलत है, कोसेक्स इसका रेसिप्रोकल है, उसका इनवर्स फंक्शन नहीं है। वो इनवर्स फंक्शन होता है तब y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज आती है। तो कोस इनवर्स एक्स और सेकेंड एक्स में दोनों में फर्क है ना, क्योंकि वो जो इनवर्स बोलते हैं वो पावर वन वन -1 वाली बात नहीं होती। तो ये वो वाला काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पर एंगल कितना आएगा, पाई/2 ये आएगा। फिर यहां पर नीचे की तरफ एक कटोरा बनता है इस तरीके से, ये एंगल कितना होता है अपने पास, 3 पाई/2। तो इस तरीके से कटोरे अपने पास बनते जाएंगे, एक कटोरा ऊपर एक कटोरा नीचे, ठीक है। ये अपने पास सीकेंट एक्स का ग्राफ आ जाएगा। अगर इसके डोमेन की बात करें तो हमें सीकेंट एक्स का मतलब क्या है, 1/कोसेक्स है ना। तो हमें तब दिक्कत होगी जब जब कोसेक्स 0 होगा। कोसेक्स कहां कहां पर 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो बिल्कुल 10x की तरह ही इसका जो भी डोमेन आता है वो आता है r-2n+1 इंटू पाई/2, जहां पर n क्या है, इंटीजर। अगर हम रेंज की बात करें तो सीकेंट एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से -1, इस पर क्लोज्ड, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब -1 से 1 नहीं मिलता, बाकी हर जगह मिलता है। पीरियड की बात करें उतना ही पीरियड होगा जितना कोसेक्स का पीरियड है। अच्छा, हाँ वो कह सकते हैं, चलो। तो इसका भी पीरियड कोसेक्स की जगह कितना आएगा, की तरह कितना आएगा, 2 पाई। और लास्ट में हमारे पास है y इक्वल टू कोसेक एक्स, जो हमारे पास साइन एक्स का रेसिप्रोकल होगा। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। तो इसमें क्या होगा, कोसेक्स की वैल्यू 0 पर कितनी मिलती है, इसकी वैल्यू यहां पर मिलती है इनफाइनाइट। कटोरे इसमें भी बनने हैं, वही एक उल्टा कटोरा एक सीधा कटोरा, ऐसा सा ग्राफ बनेगा इसका। ये इसके लिए इनफाइनाइट पर जाता रहेगा, यहां पर हमें वैल्यू मिलती है पाई। जैसे पाई से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट। अब ये उल्टा कटोरा, यहां पर वैल्यू मिलती है 2 पाई, फिर एक सीधा आएगा, फिर एक उल्टा आएगा, चलता जाएगा इस तरीके से। इसके भी जल्दी से डोमेन और रेंज। इसका जो डोमेन आता है वो बिल्कुल कोटेक्स की तरह आता है, हमें सारी वैल्यू काम की है हमारे लिए, सिर्फ एन पाई काम का नहीं होगा। रेंज सिकेंट एक्स की तरह -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। और पीरियड 2 पाई। तो बाकी सबका पीरियड 2 पाई होता है, सिर्फ 10x और कोटेक्स का पाई होता है। जल्दी से बोलो भाई, किसी को दिक्कत है तो। पहली बार तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं जो तुम
इससे पहले 10 बार ना सुन चुके हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो बता दो। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रॉडली आखिरी टाइप के फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इमेज वगैरह ले लो। अब इसका जो एक रिजल्ट होते हैं, इसका एक वो मैं बार बार यूज करूंगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, नोट बनाकर लिख लो कि अगर हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा हो, साइन और कोस में एंगल जो है वो सेम है, थीटा थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैं बार बार यूज करता रहूंगा। यहां पर ध्यान देना, थीटा जो है हमारे पास वो वेरिएबल है, क्योंकि कोई ना कोई वेरिएबल होगा तभी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, तभी कुछ मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा। और ए और बी गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं, वो हमें गिवन होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, कि मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब ही क्या होता है कि क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। अगर लेमन टर्म्स में बात करें तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, स्केयर करके ऐड करेंगे 25 आएगा, 25 का रूट 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -5। तो रेंज निकालते वक्त काफी हमारी हेल्प होती है इससे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये बार बार रिजल्ट यूज करते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं, चलो ये अटेम्प्ट करके लाओगे, ये भी होमवर्क है तुम्हारा। फाइंड द रेंज ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय, एक मिनट रुको, 6। ये फंक्शन है, इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है। एक बात बताओ, यस या नो लिख के, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो मैंने अभी ऊपर नोट लिखवाया या नहीं? जिस फॉर्म में मैंने क्वेश्चन दिया उस फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब दोनों के बीच का एंगल सेम हो। यहां पर तुम देख सकते हो एक का एंगल थीटा है और दूसरे का थीटा प्लस पाई/6 है। ठीक है, अब तुम्हें सोचना है, और शायद पहले से पता भी होगा, ट्राई करना क्या रेंज आएगी, कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो आज के लिए तो इतना ही, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। अच्छा, चैप्टर थोड़ा पकड़ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तो वैसे थोड़ा ढंग से उतना हुआ नहीं है अपना, अभी तो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं। अब प्रॉपर फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। प्रॉपर मतलब फंक्शंस के टाइप क्या क्या हैं, मिक्स करके अगर सवाल पूछे जाए डोमेन रेंज के तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो सब बातें।